अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज भारत की बढ़ती हुई जारियत से कोई सोच भी नहीं सकता, खासतौर से आजकल के दौर में। माजी में भी कभी नहीं हुआ, लेकिन आजकल के दौर में जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज बहुत ज्यादा आगे निकल गई हैं, ह्यूमन राइट्स की बड़ी बात होती है, इंसानियत की बड़ी बात होती है, तो शायद किसी के जहन में ये नहीं आ सकता कि 20 करोड़ लोगों का पानी बंद किया जाए या ऐसा सोचा भी जाए। मगर ऐसा सोचा है, मोदी सरकार ने ऐसा सोचा भी है और मीटिंग भी हुई है। भारत जंगी जुनून में आपे से बाहर हो रहा है। भारतीय हठधर्मी बढ़ रही है। जिस फोरम पर, जिसने मसला कश्मीर पर करारदादें मंजूर की, इसी फोरम पर भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने एक बार फिर कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान नहीं, भारत गया था। भारतीय वजीर आजम नेहरू गए थे, खुद ही अक़वाम मुत्तहिदा गए, खुद ही आज उस अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर खड़े होकर भारत को अपना, कश्मीर को अपना अटूट अंग करार दिया। हालांकि कश्मीर के मसले को, जैसा हम कह रहे हैं, भारत लेके गया था अक़वाम मुत्तहिदा में। सुषमा स्वराज के इस बयान को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिया लोदी ने झूठ का परिंदा करार दिया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी सुषमा स्वराज की तकरीर के दौरान सलामती काउंसिल की करारदाद से लाताल्लुकी पर हैरत का इजहार किया। भारत मसला कश्मीर पर हठधर्मी के साथ साथ वो सब कुछ कर रहा है जो माजी में भी नहीं किया। 65 की जंग में नहीं किया, 71 की जंग में नहीं किया, कारगिल जंग में नहीं किया, सियाचिन के वाक़े पर नहीं किया, मगर अब उड़ी हमले के बाद कर रहा है, हदूद से तजावुज कर रहा है। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद ऐसी बहुत सी लाइनें क्रॉस हुई जो आज से पहले कभी नहीं हुई। मोदी सरकार के दौर में भारत ने कई बार लाइन क्रॉस की है जो इससे पहले नहीं हुई है। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले सिंतास इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने की बातें हो रही हैं। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने का मंसूबा बना रहा है, कोई और नहीं, भारतीय मीडिया कह रहा है। एक मीटिंग भी हुई है। माजी में पाक भारत जंगें हुई, ताल्लुकात कशीदा हुए, मगर इस मुआहदे को खत्म करने की बात कभी नहीं की। मगर भारत अब यह बात कर रहा है, और एक ऐसे उड़ी हमले के बाद जिसमें भारतीय फौज और भारतीय मीडिया के दावे गलत साबित हुए, ना पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मिले, ना ही भारत ने फराहम किए। खुद भारतीय वजारत दिफा ने मीडिया से कहा कि फौज से मुताल्लिक मालूमात को वजारत दिफा से तस्दीक के बाद चलाया जाए। ये उसके बाद कहा जब भारतीय फौज ने मीडिया को यह खबरें इशू की कि पाकिस्तान की मौजूदगी के सबूत मिले हैं उड़ी हमले में। पहले भारत में सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें हुई, पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की बातें हुई, और अब सिंतास मुआहदे को खत्म करने की बात हो रही है। ये मुआहदा 56 बरस से 3 जंगों और कई मौक़ों पर सख्त तनाव के हालात झेल कर भी कायम रहा, मगर अब मोदी हुकूमत ये मुआहदा खत्म करना चाह रही है। नई दिल्ली में इस मुआहदे के खात्मे पर गौर के लिए इजलास हुआ और 3 डैमों की तामीर का काम तेज करने का फैसला। मगर सिंतास मुआहदा खत्म करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इस मुआहदे में जामिन है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का देरीना दोस्त चीन अपना किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि दरियाए सिंध का सरचश्मा इसके इलाके में है। मुआहदा टूटने की सूरत में वो सिंध और सतलुज के दरियाओं का पानी भारत की तरफ जाने से रोकने में आजाद होगा। चीन दरिया सिंध का रुख मोड़ सकता है, जिससे भारत दरिया के 36% बहाव से महरूम हो जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन भारत को पहले ही यह पैगाम दे चुका है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले को नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान और भारत में तो पानी पर मुआहदा है भी, मगर भारत और चीन में तो पानी पर कोई मुआहदा भी नहीं, यानी चीन आजादाना कोई इकदाम कर सकता है। कि मुआहदों की पासदारी की जरूरत भी नहीं। भारत ने दूसरी, न सिर्फ ये एक लाइन बल्कि एक और लाइन मोदी सरकार के आने के बाद क्रॉस की, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले पर बात करके। माजी में कभी भारत ने 70 बरस पुराने मसला कश्मीर के जवाब में पाकिस्तानी इलाकों में खुले आम मुदाखलत की बात नहीं की। 71 के बाद से ये नहीं हुआ कि बलोचिस्तान या दूसरे इलाकों की बात भारतीय वजीर आजम कर रहे हों, मगर 71 के बाद ये हुआ कि बांग्लादेश गए मोदी साहब और फख्र से कहा कि पाकिस्तान तोड़ने में हमारा किरदार है। तकरीर की मोदी साहब ने कहा कि बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से लोग मुझे शुक्रिया के पैगामात भेजते हैं। मसला कश्मीर की जब भी बात होती है, भारत पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज की बात कर रहा है। भारत में सिखों की अलहदगी के तहरीक के सरबराह अमरजीत सिंह ने पाकिस्तान से आजाद सिख रियासत के क़याम के लिए मदद मांग ली है। अब अगर जवाब में पाकिस्तान भारत में अलहदगी पसंदों की हिमायत करे तो क्या होगा? क्या अमन कायम हो सकेगा? क्या गुर्बत खत्म होगी, जिसकी बात खुद मोदी कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत दोनों को मिलकर मुकाबला करना चाहिए उस गुर्बत को खत्म करने का, और इस साथ साथ इलिटरेसी को खत्म करने का, बेरोजगारी को खत्म करने का। मगर अब ऐसा लगता है कि जो बातें मोदी साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान के पानी को बंद करने की बातें कर रहे हैं, उससे ऐसा होगा नहीं। क्या कहा था जरा सुनिए। पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए,
आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आओ आओ, हिम्मत हो, लड़ाई उस बात की लड़े, हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े, नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। मगर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भूल गए कि खित्ते में जंग का माहौल बनाकर, आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करके, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके, बेजवाज, बेबुनियाद और बेसरोपा इल्जामात लगाकर गुर्बत, बेरोजगारी और नाख्वानगी को खत्म नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी गुर्बत में मुकाबला अपनी गुर्बत कम करके करना चाह रहे हैं या पाकिस्तानी अवाम को प्यासा करके, मजीद गरीब करके करना चाह रहे हैं जब उनके पानी को बंद करने की बात करते हैं। सूरत हाल खुद भारत में बड़ी तशवीशनाक है। क्यों ऐसा जंगी माहौल बना रहे हैं? भारत की 60% आबादी को सिर्फ साफ सुथरे टॉयलेट की सहूलत तक मैसर नहीं। 7 करोड़ 58 लाख भारतीयों में पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। 35% से भी जायद भारतीय ना लिख सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं। 75% से भी जायद भारतीयों की माहाना आमदनी 5000 रुपए से भी कम है। 28% भारतीयों के पास टेलीफोन ही नहीं है। भारत में पैदाइश के वक्त बच्चों की अमवात की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। हर साल 50,000 भारतीय माएं और 13 लाख बच्चे मर जाते हैं। यह है भारत का वो चेहरा जिसे वो छुपा कर जंगी जुनून को परवान चढ़ा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से अमन की बात हो रही है, जाहिर है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के नंबर्स हैं, ना पाकिस्तान के अच्छे ना भारत के अच्छे, तो बात अमन की क्यों ना की जाए? क्यों वो जंगी जुनून सवार है? बात भी करते हैं दोनों मुल्कों में गुर्बत खत्म करने की, साथ में जंगी जुनून की बातें, पानी कम करने की बात हो रही है। और आज इस पर हम पाकिस्तान में तज्जिया नहीं लेंगे, बल्कि बात करेंगे भारतीय मीडिया से। बात करेंगे भारत में क्यों इतनी ज्यादा जंगी जुनून सवार है। मीडिया पर भी मोदी सरकार भी ऐसी बातें कर रही है। 20 करोड़ आवाम का पानी बंद करने की बातें, इस पर बात खुद भारतीय मीडिया से करेंगे एक ब्रेक के बाद। में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। भारत जाएंगे, बात करेंगे राहुल कंवल से, मैनेजिंग एडिटर इंडिया टुडे, मेजबान प्रोग्राम न्यूज रूम, मारूफ सहाफी हैं। भारत क्या वाकई पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश कर रहा है? यह मामला जा कहां रहा है? राहुल जी बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या क्या नहीं हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच? बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब रहे। 65, 71, सियाचिन, कारगिल, 2002 में फौजें आमने सामने नहीं हुई तो इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की बात नहीं हुई, उसे खत्म करने की बात नहीं हुई। ये क्या कर रहे हैं मोदी साहब? पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं 20 करोड़ आवाम की। भारत में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी है कि एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमले हिंदुस्तान में होते हैं, जिसमें आपके आतंकवादी संगठन, ISI और पाकिस्तानी आर्मी का हाथ रहता है। इसी वजह से अब मोदी सरकार ने फैसला किया है कि पानी को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रोविजंस हैं उनका पूरा इस्तेमाल हो, इसके बारे में जरूर विचार हो रहा है। अभी हमें थोड़ी देर पहले हमें खबर मिली है कि इंडस वाटर कमिश्नर्स जो हैं उनकी बातचीत 110 बार हो चुकी है। हो सकता है कि अगली दफा वो बातचीत टाल दी जाए। इसके अलावा हमें जो खबर मिली है वो ये कि भारत का मानना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत झेलम, चिनाब और इंडस का जो पानी है, जो कि भारत नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, यानी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, बगैर नदी का बहाव रोके, बगैर कोई बड़ा डैम बनाए, भारत इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस पानी का इस्तेमाल इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस के तहत ही कर सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आज जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तमाम अधिकारियों की प्रधानमंत्री से प्रेजेंटेशन हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और संदेश बहुत क्लियर था कि सबसे पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आपके प्रोविजंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी आप लीगली उठा सकते हैं,
उसको तो उठाना शुरू कीजिए। बहुत अनफेयर ट्रीटी है, हालांकि ट्रीटी पर फिलहाल पुनर्विचार नहीं हो रहा, लेकिन जो फैसला हुआ वो ये कि भारत को लीगली जो अलाउड है कम से कम उतना पानी उठाना तो शुरू करना चाहिए। राहुल जी, मदद के साथ पाकिस्तान का तो उल्टा इल्जाम रहा है कि भारत खिलाफ वर्जी करता रहता है, पाकिस्तान इस मसले को उठाता भी रहा है, मगर आप कह रहे हैं कि ट्रीटी अनफेयर है, भारत के खिलाफ अनफेयर है। तो पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से तो नहीं कर लिया, भारत और पाकिस्तान दोनों ने बाहिमी रजामंदी से ये ट्रीटी किया, वर्ल्ड बैंक को जामिन बना के, गारंटर बना के ट्रीटी किया। हालांकि पाकिस्तान में डिबेट अलग है कि ये अनफेयर आपके साथ है, हमारे साथ, मगर अगर अनफेयर आपको लगता है तो पाकिस्तान ने खुद ने नहीं किया, गारंटर बना के दोनों ने रजामंदी से ये ट्रीटी किया। नहीं खान साहब, जब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रीटी के प्रोविजन को बदलने पे फिलहाल भारत विचार नहीं कर रहा है। जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से और जो मोदी सरकार ने अंदेशा दिया है वो ये कि फिलहाल ट्रीटी के तहत काफी सारा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, जो फिलहाल तमाम वजहों से नहीं हो रहा। और सब आपने साथ में कहा कि भारत में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और फिर जाहिर है आप हमारे पाकिस्तान के रियासती इदारों के हवाले से बार बार इल्जाम लगाया जाता है। पठानकोट का वाकया हुआ, शुरू में बहुत ज्यादा इल्जाम लगाया गया, पाकिस्तान ने भरपूर ताउन किया, उसके बाद खुद आपकी तरफ से कहा गया, भारतीय हुकूमत की तरफ से, कि पाकिस्तान की कोई रियासती इन्वॉल्वमेंट पठानकोट हमले में साबित नहीं हुई। उड़ी का हमला हुआ, कोई सबूत है ना कुछ है, फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, जो सबूत की बात थी वो भी सही नहीं साबित हुए। तो ये अचानक इतना स्ट्रांग रिएक्शन कि पाकिस्तान का पानी बंद करने की, 20 करोड़ आवाम का पानी बंद करने की बात हो रही है, वजह कुछ और है क्या? आपने अगर सुषमा स्वराज की आज की स्पीच सुनी हो तो उन्होंने इसका जरूर जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से कोऑपरेट करने की जरूर कोशिश की। अफगानिस्तान गए, बीच में वो नवाज शरीफ के घर रायविंड गए, वहां पे रुके, उनकी फैमिली में शादी हो रही थी, उसमें हिस्सा भी लिया, दोस्ती का हाथ भारत ने बढ़ाने की कोशिश की। उसका जवाब भारत को क्या मिला? रायविंड के इस दौरे के कुछ दिन के बाद पठानकोट हो गया। बार बार जब भी भारत ने कोशिश की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह कोशिश कर रहे थे तब 26/11 हुआ। एक के बाद एक भारत के बीच सोच ये है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में जो डीप स्टेट है आपका, पाकिस्तान में जो ऐसे लोग हैं जो भारत की दोस्ती नहीं चाहते, वो कुछ ना कुछ ऐसा एक आतंकवादी हमला ऑर्केस्ट्रेट करते हैं जिससे पूरी दोस्ती ठप हो जाती है। और आप कह रहे हैं कि क्लीन चिट पाकिस्तान की सरकार को दी गई, मैं बताऊं कि ऐसी कोई क्लीन चिट नहीं है। माजर के साथ क्लीन चिट दी गई, क्लीन चिट दी गई पठानकोट के हमले के ऊपर, और बाकायदा तौर पर ताउन भी दोनों के दरमियान हुआ। उसके बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को दहशतगर्दों की मूवमेंट के बारे में बताया, एक और हमला उसकी वजह से रुका। आपने कहा कि कड़ी बहुत ज्यादा बड़ी कोशिश की, और मोदी सरकार में यह फीलिंग है कि उसका जवाब पाकिस्तान से नहीं आता, मगर पाकिस्तान के वजीर आजम तो मुसलसल अमन की बात करते हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा अटैक नहीं किया गया भारत के ऊपर, कोई ऐसी बात उनकी तरफ से नहीं की जाती, मगर मोदी साहब ने तो मुसलसल लाइनें क्रॉस की हैं। दुरुस्त है, वो आए थे लाहौर, वो आए थे वजीर आजम के पास, मगर इसके अलावा मुसलसल लाइनें क्रॉस की हैं। 1971 की जंग की बात हो, जिम्मेदारी ली कि फखर से बांग्लादेश जाके कि हाँ जी हमने पाकिस्तान तोड़ा, बात करते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की, बलोचिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज की बात करते हैं, और अब पानी बंद करने की बात हो रही है। तो मोदी साहब तो बार बार लाइन क्रॉस करते हैं, हमारे वजीर आजम की तरफ से मुसलसल अमन की बात आती है। पर खानजादा साहब, शराफत का ठेका को हिंदुस्तान ने थोड़ी लिया है। आप मुझे बताइए, अगर ताली बजती है तो 2 हाथों से बजती है, दोस्ती होती है तो तब होती है, दो गले मिलते हैं। अगर भारत की तरफ से हर बार दोस्ती का पैगाम हो और पाकिस्तान की तरफ से हर बार दगा हो, धोखा हो, तो कहीं ना कहीं सदर का जो बांध है वो टूटेगा ही। उसके बाद भारत में चर्चा ये जरूर है कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तान की तरफ से हर बार भारत को चोट पहुंचाने की, भारत में लोगों को मारने की, मैं पाकिस्तानी लोगों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो भारत से अमन नहीं चाहते, वो लोग जिनकी रोटियां इससे सीखती हैं, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो कोशिश है उसका कुछ ना कुछ तो भारत को जवाब देना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी देश मतलब धोखा होता है, जब तक साबित नहीं होता आप कैसे कहते हैं? और अगर आपकी नजर में शराफत का ये क्राइटेरिया है कि आप बलोचिस्तान में के हवाले से जिक्र करें, बरामदाग बुगटी से मिलें, बरामदाग बुगटी को नेशनलिटी देने की बात करें, तो आपके अंदर फिर 22 अलहदगी पसंदी की तहरीकें हैं। बरामदाग बुगटी को शरीयत देने की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अमरजीत सिंह जो कि सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट लीडर हैं, वो पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, तो फिर दोनों मुमालिक यही करें, पाकिस्तान 22 तहरीकों की बात करें, वजीर आजम तकरीर करें तो फिर उनकी बात करें, अमरजीत सिंह का जिक्र करें कि जी वो मुझे शुक्र अदा कर रहे हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं, तो फिर इसी तरीके से काम चलेगा। वजीर आजम तो हम की बात कर रहे हैं हमारे। खानजादा साहब, आपका देश तो प्रॉक्सी वॉर बहुत साल चल रहा है। कश्मीर में हुर्रियत को पैसा कौन देता है? एक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की रिपोर्ट है जो कहती है कि हुर्रियत को सारा पैसा, मोटिवेशन, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरा कैसा अधिकारी देते हैं।
तो ये गेम तो पाकिस्तान बहुत सालों से खेल रहा है। और सर मैं सेटल्ड एरिया वर्सेस सेटल्ड एरिया की बात कर रहा हूं, तो आप कश्मीर पे जा रहे हैं। जब कश्मीर की बात होती है तो आप पठानकोट और उड़ी वाक़े के ऊपर आ जाते हैं, मगर अगर आप कश्मीरी की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं, आप हुर्रियत वगैरह की बात कर रहे हैं, उड़ी हमले पर रिएक्शन कोई सबूत नहीं दिया, और बात कश्मीर की हो रही थी, उड़ी हमले पर रिएक्शन पाकिस्तान पर चढ़ाई हो गई। फिर कश्मीर की बात की वजीर आजम ने, आपने पानी बंद करने की बात कर दी, भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। तो ये सब कश्मीर का मसला ही दबाने के लिए है। असल मसला कश्मीर ही का है। सेटल्ड एरिया की एग्जाम्पल होती है तो आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर की बात आती है तो सेटल्ड एरिया की बात करते हैं। दो चीजें बताता हूं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं है, आप मुझे बताइए उड़ी की ये ब्रिगेड जहां पर ये हमला हुआ, ये पाकिस्तान से महज 12 किलोमीटर दूर है। अगर ये आतंकवादी वहां पे आए तो ये आए कहां से? पाकिस्तान से आए, चीन से या अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से उड़ के तो वहां पहुंचे नहीं है। उनके पास जो नक्शे थे वो पश्तों में थे, उनके पास जो मार्किंग्स थी वो पाकिस्तानी आर्मी की मार्किंग्स थी। उनकी जो राइफल, ये इनकी नुमाइश यहाँ पर की गई, राइफल्स की ग्रेनेड्स में पाकिस्तानी आर्मी की मार्किंग। राव साहब, ये आप कह रहे हैं और आपकी मीडिया का एक हिस्सा कह रहा है, अगर ये है जो आप कह रहे हैं ये दुरुस्त है उड़ी पर, तो भारतीय हुकूमत ये बात क्यों नहीं कहती? ये बात जो आप कह रहे हैं अगर ये दुरुस्त है तो भारत की वजारत दफा क्यों कहती है कि जी आप हमसे कंफर्म करके स्टोरी चलाएं, फौज का नैरेटिव डायरेक्ट ना कह दिया करें? अगर जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है तो आप ही का अखबार इंडियन एक्सप्रेस क्यों कहता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के उड़ी में कोई अभी तक सबूत नहीं मिले? जितनी बातें की गई थी कि वेपन्स के ऊपर मार्किंग है या दूसरी लैंग्वेज लिखी हुई है, वो सारी की सारी बातें दुरुस्त नहीं थी। हुकूमत क्यों नहीं कहती? इंडियन एक्सप्रेस कुछ और क्यों कहता है, या आप ही लोग क्यों कह रहे हैं सारी बात? देखिए, ऐसा है कि वो एक अखबार की रिपोर्ट है, उससे जुदा कई और अखबारों की दूसरा उससे जुदा रिपोर्ट है जो कि कहती है कि वहां पे जो हथियार बरामद हुए हैं, जो मैप थे, मैप पश्तो में लिखे हुआ। अगर कीजिए कश्मीरी लड़के होते उर्दू में लिखते, पश्तो में लिखने की इनको क्या जरूरत पड़ी? और आपको लगता है कि ऐसे मौके पे जब पाकिस्तानी वजीर आजम ने कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना है, पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर से पश्तो में कुछ लिख के और वेपन्स पे मार्किंग करके उड़ी में भेजा गया था, अगर ऐसा है आप इंडियन एक्सप्रेस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हुकूमत से तो कहें, हुकूमत क्यों नहीं कह देती वो जो आप कह रहे हैं? ये हुकूमत क्यों कह रहा है खानजादा साहब? मैं हुकूमत तो हूं नहीं, मैं एक पत्रकार हूं, सहाफी हूं आपकी तरह। ये तो आपसे हमारी हुकूमत से या बीजेपी की सरकार से किसी से पूछना होगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर के हवाले से, बीजेपी सरकार में आला अधिकारियों के हवाले से कहीं जानकारी में उसके मुताबिक ये जो लॉन्च पैड था, कहाँ से ये लोग निकल के आए वो स्टैब्लिश हो चुका है। ये लोग कौन लोग हैं, ये कहां से आए, ये भी स्टैब्लिश हो चुका है। और भारत ये सबूत पाकिस्तान को देने को तैयार दिया। मतलब आपके मीडिया के एक हिस्से में ये सारी बातें वो स्टैब्लिश हो गई जो हुकूमत नहीं कह रही, जो भारत की मीडिया का दूसरा हिस्सा नहीं कह रहा। मतलब कि जो हुकूमत के पास सबूत हैं, आपके पास उससे ज्यादा अगर सबूत हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये बातें सारी पाकिस्तान में नहीं हो रही। ये जंगी जुनून की बातें ना पाकिस्तान के वजीर आजम कर रहे हैं, ना पाकिस्तान की ओपोजिशन कर रही है, ना पाकिस्तान की मीडिया कर रही है। लेकिन आपके मीडिया का एक सेक्शन वो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, इस डिबेट को उस जंगी जुनून की तरफ ले जा रहा है कि जिससे आप खुद ही बाद में होस्टेज ना बन जाएं, आप खुद ही बाद में इसके विक्टिम ना बन जाएं, कि आपकी हुकूमत बाद में अगर अमन की तरफ जाना भी चाहे हमारे वजीर आजम की दावत में, तो वो अमन ना कर पाए, क्योंकि आप नैरेटिव को उस लेवल पर लेके जा रहे हैं राहुल जी कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी, और इतने ज्यादा बगैर सबूत के इल्जामात लगा रहे हैं कि वापसी मुमकिन नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल नहीं लगता कि ये सिर्फ मीडिया क्या है। आखिरकार मीडिया एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। देश के भीतर जो सोच है उसको मीडिया रिफ्लेक्ट करता है। देश में अगर फर्ज कीजिए सब लोगों की सोच हो कि पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए, तो मीडिया उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। ये वही करता है। मैं खुद कई मरतबा पाकिस्तान आया हूँ, कई तरह पाकिस्तानियों से मेरी गहरी दोस्ती है। नहीं, राहुल जी, मादत के साथ आपकी बिल्कुल दोस्ती होगी, होनी भी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के अवाम में कोई दुश्मनी नहीं है, मगर मीडिया का काम नहीं है कि जो अवाम की सोच है उसको रिफ्लेक्ट करे। मीडिया का काम है अवाम को सच और झूठ बताना, जो झूठ है उसे झूठ बताना, जो सच है उसे सच बताना। मीडिया का काम है कि अवाम की उस सच के हक में ओपिनियन मेकिंग करना। अगर अवाम कुछ गलत समझते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करते हुए बगैर सबूत के इल्जाम लगाना नहीं है जो अमन के हक में ना हो बल्कि जंग के हक में हो। आप तो वो ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं, ये अवाम के अंदर ये बात डाल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मान लीजिए कि मैंने आपको कहा, आपके उसका जवाब नहीं। उरी 12 किलोमीटर दूर है नियंत्रण रेखा के, लाइन ऑफ कंट्रोल के। वहां पे जो आतंकवादी घुसपैठ करके आए वो आखिरकार कहाँ गए? अब तक 18 अनसक्सेसफुल चुके हैं पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी भेजने के। हर रोज रात में कहीं नियंत्रण रेखा कोशिश होती है कि पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस जाएं और कहीं ना कहीं यहाँ पर तबाही मचाएं। आखिरकार ये आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं खानजादा साहब, आपको भी अपनी हुकूमत से, अपनी आर्मी से पूछना होगा।
क्यों वो भारत को पहुंचे थे। और सब अगेन आपका अजम्पशन है उस बात पर जो आपकी हुकूमत नहीं कह रही। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको अपनी आर्मी और अपनी हुकूमत से पूछना होगा कि कश्मीर में आप क्या ऐसा जुल्म कर रहे हैं कि बॉर्डर पर इतनी सख्ती है, कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान से लोग आए हैं, मगर हमारे इतने सारे फौजियों को कोई लोग मार के चले गए हैं। तो आपको पूछना होगा कि कश्मीर में आप क्या ऐसे मजालिम कर रहे हैं, क्योंकि बुरहानुद्दीन वानी के वालिद ने आज पाकिस्तानी अखबार में नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू में कहा है कि भारत को कश्मीर से भारत को पाकिस्तान से कश्मीर के मसले पर बात करनी होगी। आज बुरहानुद्दीन वानी के बाप ने कश्मीर में बैठते हुए इंडियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भाई पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में, वो बहुत अच्छी तकरीर थी। अब ना ये पाकिस्तानी फौज ने भेजे हैं, ना ही पाकिस्तान से पैसे लेके टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बात छापी, आपके अखबार में छपी है। तो कहीं ना कहीं आपको पूछना होगा सर। नहीं, सही बात है। आप ये भी तो देखिए ना कि बलूचिस्तान में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी एक के बाद एक भारत पे हमला कर रही है, अपने लोगों पर हमला कर रही है, उसका क्या? इतने सारे बलूच एक्टिविस्ट आए दिन हमारे असाइनमेंट डेस्क पे फोन करते हैं, वहां से हमें वीडियो भेजते हैं, वहां से अपनी टेस्टिमोनियल भेजते हैं। अब सुनिए तो सही वो क्या कहते हैं। अब देखिए, मैं सेटल एरिया की बात कर रहा था, आप कश्मीर पे गए, मैं कश्मीर के ऊपर आया हूं, आप फिर सेटल एरिया के पास आ गए। कोई मुकाबला नहीं है बलूचिस्तान का और कश्मीर का, और कोई ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है। आप एक ब्राह्मदाग बुकटी को लेकर और उसे शहरियत देकर और उसकी मिसाल देकर बार बार बात करते हैं, मगर उसी का कजन शाहजेन बुकटी कह रहा है कि मैं भारत के साथ लड़ने को तैयार हूं। और भारत के साथ अगर लड़ने की वो बात करते हैं तो ब्राह्मदाग बुकटी एक इंडिविजुअल है जिसको आप शहरियत दे दें। शाहजेन बुकटी इस वक्त कबीले के लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। हमारे बलूचिस्तान में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। तो हम और कश्मीर का मसला माजरत के साथ हम नहीं लेके गए अक़वाम मुत्तहिदा में, नेहरू जी लेके गए थे। आपके वजीर आजम और आज सुषमा स्वराज साहिबा उसी अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कह रही हैं कि हमारा अटूट अंग है। तो आप ही खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। नहीं, पर मैं ब्रह्मदत्त गुप्ती की अलग से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आए दिन बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के एक्सेसेस हैं, जिस तरीके से बेहद वायलेंट मिलिट्री फोर्स का यूज करते हुए वहां पे आपने बलूचिस्तान ऑपरेशन मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि बलूचिस्तान के बारे में आपका जो भी अजम्पशन है और जो भी राय है वो पता नहीं किस बुनियादों पर है, क्योंकि मैं इस वक्त बलूचिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सेटल्ड एरिया है। अगर आपने कश्मीर से तवज्जो हटानी हो, मेरा कश्मीर पर जवाब आप नहीं देना चाह रहे तो आप वापस वहां की बात करते हैं, तो फिर जो भारत में लेदगी पसंदी की इस वक्त बहुत ज्यादा तहरीकें हैं जिनका बलूचिस्तान से कोई मवाजना नहीं है, कोई करीब करीब भी नहीं है। 22 तहरीकें हैं। वहां के जो सिख मूवमेंट के सरबराह हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम से मदद मांग रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी इसी किस्म की बात करे, और जब भी कश्मीर की बात आ रही है इसका मतलब है आप कश्मीर पर बात करना नहीं चाहते, सिर्फ बात करते हैं, बात नहीं करना चाहते। कश्मीर के मुद्दे पे चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो चर्चा कश्मीर के लोगों से होगी। हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन हाल ही में कश्मीर होके आया है, जिसमें तमाम पार्टियों के नेता मौजूद थे, बीजेपी के ऑपोजिशन के लीडर मौजूद थे। वहां पे लोगों से बातचीत करके आए। भारत की सोच बहुत साफ है। हाँ, हम कश्मीर के लोगों से बातचीत करेंगे, कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, लेकिन वो क्या कश्मीर के लोगों से होगी, पाकिस्तानियों से नहीं, पाकिस्तानी सेना से नहीं, ISI से नहीं, नवाज शरीफ से नहीं। अगर नवाज शरीफ से नहीं होगी तो इसका मतलब है भारत पाकिस्तान से और या कश्मीर के मसले पर बात करने को तैयार नहीं है। जब भी कश्मीर की बात आएगी, जब भी कश्मीर के मजालिम की बात आएगी, 113 लोग शहीद हो गए बात आएगी, वानी की बात आएगी, तो आप इधर उधर की बात करेंगे, बलूचिस्तान की बात करेंगे जो कि हकाइक के बिल्कुल मुनाफी है, और आप फिर बात ही नहीं करना चाहते। इसका मतलब हम जो कंपोजिट डायलॉग का प्रोसेस था ना, उसमें अगर पढ़े खानदादा तो उसमें लिखा हुआ है कि तमाम मुद्दों पर कश्मीर समेत चर्चा होगी। तो ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार कश्मीर पर चर्चा करने से भाग रही है। अभी आप कह रहे थे बात नहीं होगी, अब आप कंपोजिट डायलॉग का रेफरेंस दे रहे हैं, तो कंपोजिट डायलॉग में जो बात होगी वो नवाज शरीफ से ही होगी। तो या तो आप अटूट अंग कह लें या फिर बातचीत की बात कह लें, या तो कहें बात नहीं करनी नवाज शरीफ से, या कहें बात करनी है कंपोजिट डायलॉग में। क्या आप बात करें तो उसमें नवाज शरीफ से ही होगी फिर बात। नहीं, तो ऐसा क्यों है कि आप फिर बस कीजिए, जब भारत ने इनवाइट किया पठानकोट डेलीगेशन को, आपका पाकिस्तान का डेलीगेशन वहां पे आया जिसमें NIA के लोग थे, ISI के लोग थे। जब इंडिया की रेसिप्रोकल डेलीगेशन देखने की बात आई तब पाकिस्तान को शांत क्यों सूझ गया? तब क्यों आपने कहा कि नहीं, इंडिया का डेलीगेशन नहीं आ सकता? राहुल जी, बहुत सारे सवाल हो चुके हैं और पठानकोट का मसला आप और मैं सेटल कर चुके हैं कि भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की कोई स्टेट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। पठानकोट पे आ गए आप, जब मैं कश्मीर पे आया, बलूचिस्तान, हम इश्यूज पर जंप ही करते रहेंगे। मैं जिस इशू के ऊपर बाकायदा तौर पर बात होने लगती है आप दूसरे इशू पर जंप कर जाते हैं। दादा साहब, उर्दू और अंग्रेजी दोनों जानते हैं, कॉम्पोजिट शब्द का मतलब होता है कि उसमें टेररिज्म पर, कश्मीर पर भी चर्चा होगी।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे राहुल कंवल साहब और हमें ज्वाइन कर रहे थे इंडिया से, और बात हो रही थी कि किस तरीके से अमन की तरफ बात जा सकती है जब पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल अमन की बात हो रही हो। पानी के हवाले से उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदे को खत्म करने की बहरहाल बात नहीं हो रही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद होंगे। क्यों दोस्ती ना करा सके ताहिरुल कादरी और इमरान खान के दरमियान, और 30 सितंबर का प्रोग्राम क्या है, बात करेंगे शेख रशीद से। प्रोग्राम में अब बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रायविंड मार्च की, और खान साहब का एक ऐसा दिलचस्प जुमला जो कि ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से था, वो भी, उस पर भी बात करेंगे, और एक शख्सियत जो दोस्ती कराना चाहते थे क्यों नहीं करा पाए। लेकिन इस एहतजाज से पहले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI की परफॉर्मेंस का जिक्र हो जाए। आज PP7 टैक्सला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 में जीती हुई पंजाब असेंबली की नशिस्त हार गई। तमाम 167 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उमर फारूक 46,800 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि PTI के अमार सिद्दीक 39,655 वोट ले सके। ये वो हल्का है जहां इमरान खान खुद इंतखाबी मुहिम के लिए गए थे, लेकिन आज नतीजा बता रहा है कि वो काम नहीं आई मुहिम, और PTI यहां भी हार गई। इससे पहले चीचा वतनी का N162 का इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन भी एक हफ्ता पहले PTI नून लीग से हारी थी, जब राय हसन की खाली नशिस्त पर PTI ज़िमनी इंतखाब हार गई थी। एक तरफ इंतखाबी नताइज ये हैं, दूसरी जानिब इमरान खान 30 तारीख से बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, मगर इमरान खान इस एहतजाज में अकेले हैं। कोई दूसरी बड़ी ओपोजिशन जमात इमरान खान के साथ खड़ी नजर नहीं आती। और तो और इमरान खान के एहतजाजी कज़न ताहिरुल कादरी भी रायविंड प्लान में उनके साथ नहीं, और इमरान खान उनको मनाने के लिए तैयार नहीं। शेख रशीद साहब ने कोशिश की, मगर लगता है कि खान साहब उन्हें मनाना ही नहीं चाहते, उनकी नाराजगी दूर ही नहीं करना चाहते। जब आज भी सवाल हुआ तो खान साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। ताहिरुल कादरी साहब, कहा जा रहा है कि वो आपसे नाराज हैं और वो चाह रहे हैं कि आपसे मुलाकात करके तमाम मामला तय हो, तो उनसे कोई राब्ता आप करेंगे? और 30 के धरने की बाज़ाब्ता दावत के लिए आप खुद उनसे मुलाकात जी, मैं ये नहीं जानता कि नाराजगियां क्या है। मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ धरने के लिए लोगों को। मुल्क का मसला है तो ना, पता नहीं नाराजगी किस चीज़ की है। सारों को दावत है, फिर से मुल्क का कॉज है, मैं सारों को कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये एक दफ़ा 30 अक्टूबर हुआ था, इस बारी 30 सितंबर होने वाला है। 30 सितंबर जिस तरह 4 साल पहले 30 अक्टूबर हुआ था, 5 साल पहले, ये पाकिस्तान में एक ऐसा बड़ा ये जलसा होगा और इज्तिमा होगा। खैर पूरा तो मैं बताऊंगा वहाँ पहुँच के कि क्या होगा। ये ऐसा होगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख बदलेगी। मनाने को तैयार नहीं कि मैं कोई रिश्ता थोड़ी लेने जा रहा हूँ, साथ ही 30 अक्टूबर से तशबीह दे रहे हैं। तो ये जलसा जो 30 सितंबर को होगा, ये PTI के अपने रिवाइवल के लिए है या हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए और हटाने के लिए है? ताहिरुल कादरी को मनाने में तो इमरान खान नहीं जा रहे, लेकिन आज 30 सितंबर के लिए रायविंड अकेले जाने का ऐलान करने वाले इमरान खान ने दूसरी जमातों को भी शिरकत की दावत दी, मगर पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं। खुर्शीद शाह ने कहा कि रायविंड मार्च से कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी तरफ आज सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली में पनामा लीक्स पर अलग अलग करारदादें पेश की। पीपल्स पार्टी की जानिब से पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसमें पनामा के मामले पर ओपोजिशन के TORs के मुताबिक फौरी तहकीकात का मुतालबा था, जबकि PTI की पेश की गई करारदाद जिसमें असासे छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने का मुतालबा किया गया था, वो हुकूमती अरकाने असेंबली ने यानी पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। ये मामला जाएगा कहाँ? शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, कादरी साहब से ऐसी क्या मामला है कि खान साहब कह रहे हैं मैं कोई रिश्ता लेने जा रहा हूं? बड़ा सख्त से जुमले हैं, उन्होंने नहीं मनाया। आपने गालिबन भरपूर कोशिश की थी कि कॉल हो जाए, एक राब्ता हो जाए और वो बुला लें उन्हें। स्लिप ऑफ द टंग है, हो गई। अब ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सियासत में आप सारे जो हवाले दे रहे हैं अभी जो आपने दिए कि जी पीपल्स पार्टी नहीं आ रही फला, अगर सियासी गंदे अंडे एक ही टोकरे में आ जाएं तो मुस्तकबिल की सियासत के लिए बहुत बड़ा फायदा है, ताकि अवाम उसको ठोकर से इन सियासी गंदे अंडों को तबाह और बर्बाद कर दें जो अंदर से नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं और चेहरा उन्होंने अपोजिशन का अपनाया हुआ है। मुनाफिक जो है काफिर से बुरा है। मैं फजलुर रहमान को बेहतर समझता हूं कि पहले दिन ही उसने कहा कि जी मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं, हाथ में हाथ मिला के। देन दीज पीपल
के अंदर से मिले हुए हैं, उनको पता है कि अगर नवाज शरीफ गया तो हमारी भी बारी लगनी है, हमारा भी एहतसाब होना है, हमने भी नहीं बच सकना। उन्होंने डील करने की पूरी कोशिश की मुख्तदर हलकों से, जब नहीं हो सके, और ये सारा एहतसाब का खाम माल है। मगर वो शेख साहब, अगर इस मुल्क में कभी एहतसाब हुआ तो ये जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, शेख साहब, वो पीपल्स पार्टी जो आपको थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी, वो जिम्मेदारी से कहता हूं, वो गंदा अंडा होगी। नहीं, मैं सियासत की बात कर रहा हूं बिलावल, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने उसको जो बात कही कि बाप से बच, मां की और नाना की सियासत कर, क्योंकि बाप का इंटरेस्ट और है और वो पाकिस्तान के सियासी कब्जे ग्रुप का एक हिस्सा है जो रिश्तेदारियों पे, जो मामलात पर और कमजोरियों पर आकर कब्जा करते हैं और मुल्क के बुदा बन जाते हैं। अंदर से वो गंदे और परगंदा सोच के लोग होते हैं और उससे ना मुल्क को फायदा होता है। आज पीपल्स पार्टी की क्या हालत है, जहां आप तरीके इंसाफ की ये बात बता रहे थे कि जनाब वो 5000 वोटों से या 6000 से 5000 से हार गई, वहां खुद पीपल्स पार्टी 1000 वोटों का कैंडिडेट है, 1000 वोट्स, और यही हाल हल्का 122 में था। और यही देखें कि 5000 से ज्यादा, और ये सारे तरीके, सारे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भागेंगे जब कभी भी इलेक्शन होगा। उनको पता है कि यहाँ इलेक्शन लड़ना, पीपल्स पार्टी ने बार्गेन किया या ताहिरुल कादरी साहब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुकूमत से बार्गेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से भरपूर तरीके से राइवेट मार्च में नहीं आए। कोई वजह नहीं समझ में आती कि इतना स्ट्रांग हो, मियां साहब के घर के करीब हो, और ताहिरुल कादरी कहीं इधर उधर घूमे। देखिए, मैं ताहिरुल कादरी के बारे में औनोत कह सकता हूं कि उसने गवर्नमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं किए और हुकूमत ने जा बजा उनसे कोशिश की है और बेइंतहा कोशिश की है। और इस हुकूमत की सिर्फ एक सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो उनको पता है कि वो अगर ट्रायल हुए तो मॉडल टाउन में ट्रायल होंगे, और उसमें 70-71 शहादतें गुजर चुकी हैं। गंडापुर की कल परसों शहादत मैंने पढ़ी अखबार में। गंडापुर की शहादत और ये जो 70-71 शहादतें हुई हैं, नवाज शरीफ साहब और उनकी सारी टीम, मैं आपसे मुतालबा करता हूं जस्टिस नजफी की रिपोर्ट शाया कर दें जी, रिपोर्ट शाया कर दें, और वो 12 पुलिस अफसरों को बुलाएं जो आप ताहिरुल कादरी पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो 12 पुलिस अफसर जो भगाए हैं समेत तौकीर शाह के, और जो 2 पुलिस अफसर जो फौज ने आपको डिलीवर किए, उसको भी लाएं, टीवी पे लाएं, हमसे बात करें आके। आप में हिम्मत ही नहीं है। आपको पता है कि ये सीरियस क्राइम है, और आपकी मौजूदगी और आपके मशवरे और आपकी सोचों और आपके दफ्तरों में बैठे हुए ये सब कुछ हुआ, मेरी इत्तला के मुताबिक और ताहिरुल कादरी की जमात की शहादतों के मुताबिक। मगर शेख साहब, फिर ऐसे मौके पर जब आपको खुद लगता है कि जो ज्यादा मजबूत केस है वो मिनहाज का वाकये वाला केस है, ऐसी सूरत में अगर इमरान खान साहब उन्हें बुला नहीं रहे और कह रहे 30 अक्टूबर जैसा मामला होगा, तो 30 सितंबर बुनियादी तौर पर खान साहब अपनी पार्टी की मकबूलियत दिखाना चाहते हैं, ना कि नवाज शरीफ को हटाना चाहते हैं। वो तो दोबारा, वो जो बार बार रैलियों के बाद और बाई इलेक्शन के बाद उन पर तनकीद हो रही है कि अपनी मकबूलियत खो रही है पीटीआई, ये तो आप भी जो जाएंगे वो पीटीआई की मकबूलियत के इजहार के लिए जाएंगे, नवाज शरीफ को हटाने के लिए तो कुछ नहीं है। मैं अवामी मुस्लिम लीग को लीड करता हूं, अवामी मुस्लिम लीग का काफिला जाएगा, और मैं नवाज शरीफ को यह कहना चाहता हूं, और जैसे आपने कहा कि मॉडल टाउन का केस है, दुनिया में वो रंगे हाथों पकड़े गए, उनका पॉलिटिकल इस्तराहत फरमा रहे हैं, फिजियोथेरापी करा रहे हैं लंदन में। यहां आप रोज, यहां आपने सिंध तास की आग लगा दी है, यहां आपने जनाब अली बूफर गने पहुंचा दिए हैं बॉर्डर पे, यहां आपने उसका जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल उसकी डिमांड है, जरूरत है और उसकी रिक्वायरमेंट है मोदी की, वो पूरे करते जा रहे हैं। किसी की बाप की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ देख सके। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, और पाकिस्तान को जाहिर है जिस किस्म का मोदी का रवैया है उसके ऊपर मैं अभी पूरा का पूरा शो उस पर किया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि यहाँ मिनहाज का मसला है और वो लंदन बैठे हुए हैं, मगर जिनका मिनहाज मसला है वो कौन सा पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? कभी कनाडा जाते हैं, अभी लंदन ये कह के गए कि कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन जो असल में सुन ही नहीं सकता पाकिस्तान का मामला, वहां गए हुए इमरान खान से नाराज होकर बैठे हुए हैं। वो कौन से संजीदा है जो नवाज शरीफ संजीदा हो मिनहाज के मसले को लेकर? खानजादा साहब देखें, ना मैं मिनहाज का स्पोक्समैन हूं, ना तहरीक इंसाफ का स्पोक्समैन हूं। आप बता रहे हैं हार रही है तहरीक इंसाफ, अगर 2-3 हजार से, अगर बुरे वाला में 1000 वोट से आ रही है तो 250 पोलिंग स्टेशन है, यानी एक पोलिंग स्टेशन पर हुकूमत की मौजूदगी में 1 वोट से हार जाना कोई बुराई नहीं है। एक आप इस समा को देखें, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान अकेले होने जा रहे हैं, मैं समझता हूं दूसरे लोगों की दुकानें बंद होने जा रही हैं। दिस इज माई पॉलिटिकल थिंकिंग। ये बेवकूफ हैं,
ये वो बेवकूफ हैं कि वो करप्शन के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद से करप्शन के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं चिन्योट से। शेख साहब, ये लोग दुकान अंधे बंद नहीं है, लोग अपनी वोट जाया नहीं करेंगे। शेख साहब, ये दुकानें बंद होंगी कैसे? आप हुकूमत की दुकान बंद होने के लिए आपने 3 महीने कहे थे। अगस्त गुजर गया, 30 सितंबर अगर गुजर गया तो सितंबर भी गुजर जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, आपकी एक और पेशन गोई इधर उधर तो नहीं हो जाएगी शेख साहब? देखिए आप लोग सारे, खानजादा साहब मैं स्ट्रेट वे आपसे बात करूं, आप रहील शरीफ साहब के रिटायरमेंट को इससे नथी कर रहे हैं। रहील शरीफ और नो रहील शरीफ, मौजूदा अस्करी इदारों और पॉलिटिकल इदारों में जितनी बड़ी गैप है, नवाज शरीफ को वो बखूबी इल्म है। कभी वो 2-2 महीने का ऑपरेशन करने जाते हैं, एतजाज हसन ने कहा कि उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन ही नहीं होता। मैं नहीं कहता, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। वो तकरीर करके आए सर, वो सर्जन है कि नहीं, मैं एतजाज को कोट कर रहा हूं, उसने, मैंने खुद सुना है, अगर ना सुना होता कभी कोट ना करता। अब मसला ये है कि इस मुल्क को आप कभी डंडे दिखाते हैं वो थथे बदमाशों से, कभी आप अपनी फोर्सेस दिखा रहे हैं। बाबा अगर कोई आप समझते हैं, आपने खुद कहा ये पैनामा लीक्स दुनिया इधर की उधर हो जाए, नवाज शरीफ साहब के एक ऐसा ठप्पा लग गया रिजेक्टेड का दुनिया आलम में, और दुनिया आलम समझ गई है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू हम कर। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अभी अल्लाह हाफ़िज़।